नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। तो आज के इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं और यह जो टॉपिक है यह जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे BSc होम साइंस के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं, इसी के साथ जो BA होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी अर्थात मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जो पेपर पढ़ते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाए गए हैं। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है आप देख रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसको प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम ये जान लें कि रेस्पिरेशन जो है, श्वसन क्रिया जो होती है वह क्या होती है। फर्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा श्वसन तंत्र का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, जिसमें आपको लेबलिंग दिखाई दे रही है कि जो नोज़ वाला जो पार्ट है जहाँ से सांस ली जाती है। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है यह वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो वायु है उसको वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और जो शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसे पुनः नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार वायु को ग्रहण करना और शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को फेफड़ों से होते हुए नाक द्वारा बाहर निकाल देने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है यह श्वसन क्रिया कहलाती है। अब यह जो श्वसन क्रिया होती है, इस श्वसन क्रिया में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जो अंग इसमें भाग लेते हैं, वे जो अंग होते हैं वे सब श्वसन अंग कहलाते हैं। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है जिसको हम श्वसन क्रिया कह रहे हैं, और इसके अंतर भी श्वसन क्रिया जो होती है यह भी पुनः दो प्रकार से इसको और समझाया गया है कि जब लंग्स द्वारा फेफड़ों द्वारा सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है तो यह तो होता है बाह्य श्वसन। इसी के साथ जब हम श्वसन द्वारा वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वह ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होती है। अब यह जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को वायु कोश जो फेफड़ों में उपस्थित हैं उनके चारों तरफ रक्त वाहिनियों का जाल होता है। तो यह ऑक्सीजन उन रक्त वाहिनियों में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, टॉक्सिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त में जो उपस्थित है वो पुनः इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस प्रकार जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त होता है वह अशुद्ध रक्त होता है और यह रक्त पुनः शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़ों में जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही होती है तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच थी वह रिलीज कर दी जाती है और फेफड़ों से होते हुए उस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया में दो महत्वपूर्ण मैकेनिज्म हुए, निहि श्वसन जिसमें सांस को अंदर लिया गया, उस श्वसन जिसमें सांस को बाहर छोड़ा गया। तो ये तो था बाह्य श्वसन, और आंतरिक श्वसन जिसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन ली गई है हीमोग्लोबिन द्वारा उसे शरीर की सभी कोशिकाओं तक जब पहुंचाया जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पुनः लंग्स तक लाया जाता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है यह होती है आंतरिक श्वसन।
तो श्वसन की जो परिभाषा है उसको अच्छी तरह से समझने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो श्वसन तंत्र है, यह श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस स्लाइड को आप अच्छे से देखिए। सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक भाग होती है नासागुआ, नेजल कैविटी, जो इसे हम नोज भी कहते हैं। तो नोज के द्वारा सांस हम मुंह से भी ले सकते हैं। मुख गुहा, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, मुख गुहा से यदि सांस ली जाती है तो वह नुकसानदायक होती है, जबकि सांस जो है वो सदैव नाक से ही ली जानी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी नोज़ होती है, नोज़ के अंदर जो है छोटे छोटे से रोम पाए जाते हैं और साथ में म्यूकस भी होती है। तो जब नाक से सांस ली जाती है तो जो हवा आप ग्रहण कर रहे हैं, वायु जो आपके नोज़ में प्रवेश कर रही है, उस वायु में कुछ धूलकण भी होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो नोज़ से जब हम सांस लेते हैं तो वे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे नोज़ के अंदर उपस्थित जो रोम पाए जाते हैं उनमें अटक जाते हैं। इस प्रकार नोज़ के अंदर का जो वातावरण है, या हम यूँ कहें कि वहाँ का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि वहाँ से जो वायु है वो छन कर फेफड़ों तक पहुँच सकती है, ताकि डस्ट पार्टिकल सीधे फेफड़ों तक ना जाएं। इसी के साथ ही नोज़ के अंदर म्यूकस भी होती है। तो जब एयर नोज़ में प्रवेश करती है तो वह उसमें जो है ह्यूमिडिटी आ जाती है, और साथ ही साथ उसका जो टेम्परेचर है, वायु का जो टेम्परेचर है, वह बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है, ताकि जब वायु फेफड़ों में प्रवेश कर रही है तो वो शरीर के तापक्रम के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि फेफड़ों को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुँचे। तो इस प्रकार जो नोज़ होती है, नोज़ जो है यह श्वसन तंत्र का सबसे प्रारंभिक भाग है और यह सांस लेने का सही रास्ता होता है। मुंह द्वारा सांस लेना गलत तरीका है। तो हमेशा जो सांस ली जाती है वह नाक के द्वारा ही सांस ली जानी चाहिए। और क्यों ली जानी चाहिए, इसके कारणों पर हमने अभी चर्चा करी है। तो नाक द्वारा जब सांस लेते हैं तो धूलकण और हानिकारक जीवाणु जो हैं, वे कीटाणु जो हैं, वे यहीं रुक जाते हैं। तो इस प्रकार नोज़ जो है ये वायु को एक तो शुद्ध करती है, उसके डस्ट पार्टिकल्स को रोकती है, वायु के जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करती है, और साथ ही साथ वायु जो है उसको थोड़ी ह्यूमिडिटी भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि फर्स्ट जो ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वह होता है नासागुहा। इसके बाद जो ऑर्गन आते हैं, आज हम उनको केवल बिंदु वाइज नाम पढ़ रहे हैं डायग्राम में। आप देखेंगे कि नासागुहा जो है और मुख गुहा जो है ये एक कॉमन पैसेज से आगे जुड़ा है, जिसको फेरिंग्स या ग्रसनी बोला जाता है। ग्रसनी जो होती है वह मुंह के लिए और नोज़ का एक कॉमन पैसेज होता है। आगे जाके ग्रसनी जो है वो श्वास नली और ग्रास नली में विभक्त हो जाती है। तो जो ग्रास नली है वह जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, और जो श्वास नली है वह आगे जाके फेफड़ों से जुड़ता है। तो ये श्वास नली आगे जाकर श्वसनिका में विभक्त होती है, लेफ्ट दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी, और वह फेफड़ों में प्रवेश करती है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, पिंक कलर के ये लंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें जो श्वास नली है वह प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करके ये छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पसलियों का एक ढांचा है जो लंग्स को कवर किए हुए हैं। तो ये जो रिब्स का एक चेस्ट के में जो पसलियों का एक वक्ष गुहा का निर्माण होता है, इस वक्ष गुहा के अंदर जो फेफड़े हैं वह सुरक्षित रहते हैं, और यह जो पसलियां हैं ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में भी अपना योगदान करती हैं। नीचे की तरफ आप लास्ट में एक संरचना देख रहे हैं जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है ये फेफड़ों के नीचे होता है, और यह भी श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका अध्ययन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। श्वसन तंत्र के अंतर्गत जिन अंगों का हम अध्ययन करने वाले हैं उसमें आप अध्ययन करेंगे नोज़ के बारे में, ग्रसनी,
श्वास नली, इसके अलावा स्वर यंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे, फेफड़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा और इसके पश्चात जो श्वसन क्रिया होती है उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।